हेलो क्लास, वेलकम बैक। बेटा अभी दो अकाउंट्स की क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में बेटा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अकाउंटिंग का। क्लास नंबर 2 में बेटा हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़कर गए थे। बेटा अगर आपको याद हो तो हमने 6 बेसिक टर्म्स पढ़ ली हैं। हमने बेटा वहाँ पर कैपिटल की बात करी, हमने बेटा ड्राइंग्स की बात कर ली, वहाँ पर हम बेटा लाइबिलिटीज पे चर्चा कर चुके हैं, एसेट्स की बात करी, क्रेडिटर्स की बात करी, डेटर्स की बात करी। 6 बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं बेटा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से बेटा हम फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा अभी बेसिक टर्म्स के ही हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ और 7-8 बेसिक टर्म्स पढ़कर जाएंगे बेटा। फिर धीरे धीरे बेटा हम बेस बना रहे हैं अपना प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए भी। हो सकता है बेटा आने वाली 1 से 2 क्लास में हम प्रैक्टिकल चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। लो मेरे प्यारे बच्चों, आज कुछ और टर्म्स के साथ फेमिलियर होने का टाइम आ गया है। तो बेटा मैं 7 टर्म लिख रहा हूं। अभी तक आप 6 बेसिक टर्म्स पढ़ चुके हो बेटा। लो मैं लिख देता हूं पर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। लो बेटा अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे हम, तो हम बेटा 7 टर्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिसीट। बेटा देखो, फिर मैं बोल रहा हूं बेटा ये रेसिप्ट कोई नहीं बोलेगा, इसे हम बेटा रिसीट बोलते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं रिसीट की। रिसीट क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल from the sale of assets or goods and services। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बात को समझेंगे। रिसीट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो चुका है या बेटा रिसीव होने वाला है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कोई अमाउंट रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है, किसकी सेल से बेटा? या तो एसेट की सेल से या गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से। अब मुद्दा उठता है बेटा एसेट और गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या चीज होती है? बेटा सबसे पहले इसी का डिफरेंस क्लियर कर लो। लो बच्चों, एसेट्स वर्सेस गुड्स। बेटा एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत आसान भाषा में आपको गुड्स समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आपके लिए आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो चीज हमेशा गुड्स होती है। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, इंप्रेशन गैलरी आपके सिटी की, बेटा इंप्रेशन गैलरी मोबाइल डीलर हैं बेटा। वो बाबू दिन भर में हजारों फोन खरीदते हैं, हजारों फोन बेचते हैं। बेटा हमेशा उनके लिए मोबाइल इज अ गुड। बेटा मोबाइल उनके लिए हमेशा ही गुड्स है। मैं बात कर लूं किसी इंसान की, आपकी सिटी में पावन वेला मार्केट में दुकान है बेटा, कंप्यूटर लैपटॉप बेटा खरीदता रहता है दिन में, और दिन में पता नहीं कितने लैपटॉप कंप्यूटर बेचता रहता है। बेटा उसके लिए कंप्यूटर इज अ गुड, उसके लिए बेटा कंप्यूटर गुड्स है। बेटा सिंपल बोलो तो आपका बिजनेस जिस चीज का होता है, आप बेटा अपने बिजनेस में जिस चीज की खरीद और बेच करते रहते हो बेटा वो चीज हमेशा गुड्स होती है। और बेटा इसका पर्पस ही सेल होता है। बेटा गुड्स खरीदने का पर्पस ही सेल होता है। आप खरीदते क्यों हो बेटा? बेचने के लिए। लेकिन बेटा एसेट्स क्या होती हैं? बेटा एसेट्स का पर्पस कभी सेल नहीं होता। बेटा एसेट्स का पर्पस कभी सेल होता ही नहीं है। बेटा ये आप बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे बेटा मोस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए मैं बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा आपने दुकान खरीदी बेटा खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदी, उसमें बैठ के आप बिजनेस करोगे। आप जनरली बेटा फर्नीचर फिटिंग्स कराते हो दुकान के अंदर, बेटा खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदा। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी खरीदने बेचने के लिए नहीं खरीदा बेटा। इनका पर्पस कभी भी सेल नहीं होता।
एसेट्स का पर्पस कभी बेचना नहीं होता बेटा। एसेट्स वो होती हैं जिनका पर्पस कभी बेचना नहीं होता बेटा। गुड्स वो होते हैं जिनका पर्पस ही सेल होता है बेटा। आपका जिस चीज का बिजनेस है बेटा वो चीज आपके लिए गुड्स हो जाती है बेटा। इसमें नेचर ऑफ बिजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला नॉर्मल केस में ये चीजें किसी भी बिजनेस के लिए एसेट होती है नॉर्मल केस में। एक्सेप्शन के तौर पे बात करूं तो बेटा अमर फर्नीचर्स, आपके सिटी में बेटा एक फर्नीचर वाले हैं अमर फर्नीचर्स, बेटा रोज फर्नीचर खरीदते हैं रोज बेचते हैं, क्या उनके लिए फर्नीचर कभी एसेट होगी? नहीं बाबू, क्योंकि बेटा उनका बिजनेस ही फर्नीचर का है, उनका पर्पस ही फर्नीचर बेचना है बेटा, तो उनके लिए फर्नीचर हमेशा गुड्स होगा बेटा। अगर मैं बात करूं डीएलएफ की, बेटा डीएलएफ डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता है और कितनी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता है, क्या डीएलएफ के लिए कभी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होगी? नहीं बाबू। नॉर्मल केस में बेटा ये बाकी सारे बिजनेस के लिए एसेट होती हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाबू। डीएलएफ क्या करता है, उसका काम ही यही है बेटा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को खरीदता और बेचता है। वो लैंड एंड बिल्डिंग डेली बेसिस पे खरीदता है, डेली बेसिस पे बेचता है। तो डीएलएफ के लिए बेटा लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा गुड्स है। लो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने एसेट्स वर्सेस गुड्स ये डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करी। गुड्स क्या होता है बेटा, आपका जिस चीज का बिजनेस है, आप जिस चीज में डील करते हो बेटा, वो चीज हमेशा आपके लिए गुड्स होती है बाबू। बाकी बची हुई रेस्ट ऑफ द चीजों को आप एसेट बोल सकते हो। एसेट वो चीजें होती हैं बेटा बिजनेस में जिनका पर्पस कभी भी बेचना नहीं होता बेटा। मैं यहां पर आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं बाबू, पर्पस कभी सेल नहीं होता। क्या सेल नहीं करते क्या बेटा? पर्पस बेचना नहीं होता। ऐसा हो सकता है बेचनी पड़ जाए। मैं बोलता हूं आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 20 साल पहले बेटा, 20 साल से आप मशीनरी को इस्तेमाल करते आ रहे हो, 20 साल के बाद आज वो स्क्रैप बन गई बेटा, मशीनरी किसी काम की नहीं रही, अब वो बिल्कुल नहीं चलती। क्या आज आप उसको बेचोगे बेटा? बेचोगे। क्या पर्पस बेचना था? नहीं बेटा, पर्पस सेल नहीं था बेटा। ऐसी चीजें एसेट्स होती हैं जिनका पर्पस बेचना नहीं होता बेटा। पर्पस बेचना नहीं है, मजबूरी में बेटा इनको भी बेचा जा सकता है। तो बेटा एक बात समझ लो, अगर आप कोई अमाउंट रिसीव कर चुके हो या फ्यूचर में करने वाले हो, या तो सेल ऑफ एसेट से या सेल ऑफ गुड्स से बेटा, ऐसी चीजों को हम रिसीट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक और बात बता देनी बहुत जरूरी है बेटा। गुड्स की सेल से जो रिसीट होती हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। गुड्स की सेल से बेटा जो रिसीट होती हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और बेटा एसेट्स की सेल से जो रिसीट होती है उसका क्या नाम है बेटा? उसका तो बड़ा प्यारा नाम है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स बेटा। गुड्स बेचने से जो भी पैसा रियलाइज होगा या होने वाला है वो बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, और एसेट बेचने से जो भी पैसा रियलाइज होगा या होने वाला है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो बेटा अब हमने रिसीट का मुद्दा भी टच कर लिया और हमने 2 टाइप ऑफ रिसीट भी पढ़ ली बेटा। वन इज रेवेन्यू रिसीट एंड द अदर वन इज कैपिटल रिसीट। रिसीट क्या होती है? वो अमाउंट जो रिसीव कर चुके हो या रिसीव होने वाली है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट और गुड्स और सर्विसेज बेटा। गुड्स और सर्विस बेचने से जो अमाउंट रिसीव होगी या एसेट बेचने से जो अमाउंट रिसीव होगी बेटा। मैंने यहां पर यह भी बात बता दी कि इसका पर्पस बेचना नहीं होता, एसेट का पर्पस कभी बेचना नहीं होता, लेकिन मजबूरी में बेचा जा सकता है इसको। लो जी, बात कर ली है बेटा हमने रिसीट की। आप बेटा इसको नोट डाउन भी कर सकते हो मुझे पोस्ट करके बेटा। मैं आगे एक और टर्म को लेकर आता हूं आपके लिए। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रब कर रहा हूं जरा इतना पोर्शन। लो बेटा, हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर।
एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। मैं लिखता हूं बेटा इसके बारे में, अमाउंट पेड और लाइबिलिटी इनकर्ड, अमाउंट पेड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ एसेट, फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, और वर्ड यूज करो एंड गुड्स और सर्विसेज। लो मेरे प्यारे बच्चों समझो, बाबू अगर आपने कोई अमाउंट पे कर दी है, पे कर चुके हो, या बेटा आप पे करोगे, यानी कि उसके लिए आपने अभी कोई लायबिलिटी ले लिया है। बेटा अगर कोई अमाउंट आप पे कर चुके हो या बेटा फ्यूचर में पे करोगे, किस चीज के लिए? फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स एंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, बेटा इस टर्म को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। लो बेटा मैं थोड़ी और क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बाबू अगर आपने कोई एसेट खरीदने के लिए खर्चा करा तो ऐसे खर्चों को हम प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे खर्चों को बेटा हम प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और बेटा अगर आपने कोई गुड्स, कोई सर्विस खरीदने के लिए खर्चा करा, ऐसे खर्चों को बेटा हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझो। बाबू मैंने क्या बोला एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में? अगर आप कोई अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हो, जेब से पैसा जा चुका है या बेटा फ्यूचर में जाएगा, यानी कि बेटा आपने लायबिलिटी इंकर कर दी है फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे खर्चों को बेटा हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी हमने एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस क्लियर किया। बेटा अगर आप एसेट्स खरीदने के लिए कोई खर्चा करते हो तो बेटा ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली बेटा ऐसे खर्चों का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। हमेशा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। और बेटा ये कायदे से ह्यूज इन अमाउंट होते हैं। बेटा अमाउंट में भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन बात कर लो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लो, आप प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लो मेरे प्यारे बच्चों, या आप बेटा बात कर लो फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, तो बेटा ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। वो खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है जनरली, जो बेटा ह्यूज इन अमाउंट होते हैं, पैसों में भी बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, जो एसेट्स खरीदने के लिए किए गए खर्चे हैं, ये सब बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्सचर। बेटा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बेटा जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किए गए या अदर रूटीन चीजों के लिए खर्चे गए, जो बेटा गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए किए गए खर्चे हैं या जो अदर रूटीन खर्चों के लिए किए गए खर्चे हैं बेटा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट्स के लिए किए गए खर्चों को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, गुड्स और सर्विस और रूटीन खर्चों के लिए किए गए खर्चों को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो। लो मेरे प्यारे बच्चों समझना, बेटा इसका जो बेनिफिट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर, एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। ये वो खर्चे हैं बेटा जिसका बेनिफिट बस 1 साल के लिए ही होता है और 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। जनरली बेटा ये खर्चे स्मॉलर इन अमाउंट होते हैं, स्मॉलर इन अमाउंट। बेटा ये बहुत बड़े बहुत महंगे खर्चे नहीं होते। बेटा ये कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? गुड्स खरीदने के, सर्विस खरीदने के तो खर्चे हो ही सकते हैं। आप बोल सकते हो बेटा आपने बिजनेस में किसी को सैलरी दी, आप बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों आपने किसी को वेजेस दी, आप बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों आपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया।
बाबू ये वो खर्चे हैं जो बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर ही देंगे बेटा, और इनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो खर्चे मुझे बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए देते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, जो स्मॉलर इन अमाउंट है बेटा। ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये मेरी बेटा रूटीन जॉब है। सैलरी हर महीने ही देनी है, वेजेस हर महीने ही देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने ही पे करना है बेटा। ये रूटीन खर्चे हैं बेटा, ये रेगुलर खर्चे हैं बिजनेस के, स्मॉल होते हैं अमाउंट में, और इनका बेनिफिट बेटा उसी एक साल में खत्म हो जाता है। जिस साल में पे करते हो उसी साल खत्म हो जाता है इनका बेनिफिट बेटा। ये वो खर्चे हैं जिनके लिए अगर आप पेमेंट करोगे ये एक साल तक बेनिफिट, एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देते रहेंगे, कभी कभी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भी बेनिफिट दे जाते हैं। लो जी, तो बेटा अभी हमने टर्म क्लियर कर ली एक्सपेंडिचर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं यहां और बोलना चाहता हूं, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्यार से एक्सपेंस बोलता हूं, इसको बेटा हम प्यार से एक्सपेंस बोलते हैं। जिस चीज को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसी को हम प्यार से एक्सपेंस भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है। लो जी, यहां पर बेटा मैंने रिसीट की बात कर ली और अब एक्सपेंडिचर की भी बात कर ली है। आप पोस्ट करके बेटा ये चीजों को नोट कर सकते हो। एक बात और मैं यहां बोलना चाहूंगा बच्चों, जब मैं समझा रहा हूं तब आप बिल्कुल समझेंगे। जब मैं कहता हूं बेटा नोट कर लो, तो आप बेटा पोस्ट करो वीडियो को और तब नोट किया करो, पहले समझने में पूरा दिमाग लगा दो अपना। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं समझ गए हम ये बात, अब आप कर सकते हो रब। लो प्यारे बच्चों मैंने कर दिया है रब। लो बच्चों आगे हम बढ़ाते हैं अपनी बात को। 9th टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम बेटा। 9th टर्म का नाम है इनकम, या बेटा बोल लो प्रॉफिट्स। इनकम बोल लो बेटा या बोल लो प्रॉफिट, वैसे नॉर्मल सेंस में मैं इसको प्रॉफिट बोलूंगा। प्रॉफिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट दो चीजों के डिफरेंस से निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बच्चे कह रहे हैं एक्सपेंसेस तो अभी आपने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। हाँ बाबू हाँ, ये तो मैंने अभी बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। हाँ बेटा। बाबू रेवेन्यू किसको बोलते हैं बेटा? हम रेवेन्यू रिसीट्स को प्यार से रेवेन्यू बोलते हैं। वही बेटा रिसीट्स जिसका बेनिफिट आपको एक ही साल तक मिलने वाला है। ये वही रिसीट्स हैं बेटा जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से रियलाइज हुई। जब गुड्स एंड सर्विस बेचे तो जो अमाउंट रियलाइज हुई बेटा उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। प्यार से बेटा हम इसी टर्म को रेवेन्यू भी बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर बेटा ये वो खर्चे हैं बेटा जो एक साल तक ही बेनिफिट देते हैं, जो एक साल में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बाबू प्रॉफिट्स क्या होते हैं बिजनेस के? अगर मैं रेवेन्यू में से बेटा एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा बेटा आप उसको प्यार से प्रॉफिट्स बोलते हो। लो जी बेटा, ये इतनी सी ही टर्म थी बेटा 9th टर्म। तो बेटा अब हमारी 9th टर्म भी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लो जी, अभी हमने आज 3 टर्म पढ़ ली हैं बेटा। आज हम बेटा ओवर स्पीडी चल रहे हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा अगर मुझे लग रहा होगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। लो जी बेटा, मैं बात करता हूं 10th टर्म की जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा ये एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन बोलता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बेटा आप सब अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं बेटा, आप सब प्रीपेड सिम यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड? लो मैं समझाता हूं बेटा प्रीपेड क्या होती है। लो मेरे प्यारे बच्चों, आज मान लो 1st ऑफ अप्रैल है। आज मान लो 1st ऑफ अप्रैल है बेटा। आज आपने अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज किया और मान लो बेटा ये मोबाइल रिचार्ज 1 महीने का है, यानी कि बेटा ये चलने वाला है 30th ऑफ अप्रैल तक।
मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने रिचार्ज कर लिया, आज आपने रिचार्ज कर लिया, अब आपको इस रिचार्ज का बेनिफिट पूरे के पूरे मंथ मिलेगा। ये रिचार्ज बेटा पूरे के पूरे महीना चल जाएगा और जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो पूरे महीने का मिलेगा। बाबू आपने खर्चा कब कर दिया? खर्चा तो आपने बेटा 1 तारीख को ही कर दिया, 1 अप्रैल को खर्चा कर दिया। इसका बेनिफिट आपको 30 अप्रैल तक मिलेगा। क्या ये बेटा आपने खर्चा एडवांस में कर दिया? बेटा बिल्कुल बाबू, प्रीपेड को आप बोल सकते हो पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट इन एडवांस, और जिसका बेनिफिट बेटा आपको नियर फ्यूचर मिल जाएगा। बेटा आज आपने पेमेंट कर दी एडवांस में और इसका बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे मैंने आज रिचार्ज कर दिया बेटा, मुझे अगले 1 महीने तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बेटा बिजनेस में भी आप प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम के बहुत सारे खर्चे करते हो। समझाने के लिए बेटा एक बात बोलता हूं, आपने एक एम्प्लॉय को बेटा, आज आपने क्या करा, एक एम्प्लॉय को बेटा नौकरी पर रख लिया। आज बेटा 15 अप्रैल है, आज बेटा 15 तारीख है बेटा अप्रैल की, और आपका एम्प्लॉय आ गया, आज फर्स्ट डे है। उसने बोला कि साहब जी मैं पेमेंट एडवांस लूंगा, मेरे को सैलरी एडवांस देना। ठीक है जी बेटा, आज आपने उसको सैलरी पे कर दी। ये कब तक के लिए पे करी बेटा? 1 महीने के लिए, यानी कि इसका बेनिफिट आपको 15 मई तक मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने 15 अप्रैल को इसकी सैलरी पे कर दी और बेटा इसका बेनिफिट 15 मई तक मिलने वाला है। बेटा वो 15 मई तक आपके लिए काम करता रहेगा, करता रहेगा और करता रहेगा, और आपको उसका बेनिफिट 15 मई तक मिलता रहेगा। क्या बेटा जो ये आपने खर्चा किया ये एडवांस करा? क्या ये बेटा पेमेंट इन एडवांस है? हाँ बाबू, ये पेमेंट इन एडवांस है। बेटा ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। है तो एक्सपेंसेस लेकिन प्री पेमेंट कर दिया आपने। बेटा ऐसे खर्चों को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और क्योंकि बेटा ऐसे खर्चों का बेनिफिट अगले कुछ ही टाइम में आपको मिलने वाला है, बेटा ज्यादा से ज्यादा भी हुआ तो 1 साल में तो इनका बेनिफिट मिल ही जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट बेटा बिल्कुल नियर फ्यूचर में मिल जाता है। बेटा ज्यादा से ज्यादा अगर लेट भी हुई तो 1 साल में तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। इसीलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होते हैं, इनका बेनिफिट बेटा बिल्कुल नियर फ्यूचर में मिल जाता है। आज आपने पे करा, कल से ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और बेटा करंट एसेट्स हर वो चीज है बेटा जो 1 साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देती है। जो अगले 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे दे, हर वो चीज करंट एसेट्स है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको बेनिफिट दे देंगे, इसीलिए वजह से बेटा ये करंट एसेट्स है। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश करी। अब बेटा हम एक और टर्म पढ़ने जा रहे हैं ऑन द सिमिलर लाइंस। बेटा अब हम इसको बोलेंगे 11th टर्म को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लो मेरे प्यारे बच्चों, हम 11th टर्म पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लो समझना बेटा, बेटा 11th टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बेटा इट इज जस्ट लाइक अ पोस्ट पेड सिम। आप बोल सकते हो बेटा ये आपकी पोस्ट पेड सिम के बराबर है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आज 1 अप्रैल है और आपने पोस्ट पेड सिम ले ली बेटा। और बेटा ये सिम का क्या बेटा बेनिफिट है कि ये सिम को बेटा आप पूरे महीना भर यूज कर लो, जितनी मर्जी कॉलिंग कर लो, इंटरनेट एक्सेस कर लो बेटा, और 1 महीने के बाद ये आपको बिल दे देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि पहले मिलता है बेनिफिट और बाद में करना पड़ता है पे। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही है बेटा, आप पहले बेनिफिट उठा रहे हो इस चीज का, और आपने पेमेंट कब करनी है? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपको बेटा यूसेज पता लग जाएगा और आप पेमेंट करोगे बेटा बाद में।
पहले ले रहे हो बेनिफिट, पूरा महीना बेनिफिट उठाने के बाद आप बेटा पेमेंट बिल्कुल महीने के लास्ट में कर रहे हो। बेटा ये पूरा महीना भर आप जो खर्चा कर रहे हो, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बेटा खर्चा तो है, पैसा तो दोगे ही दोगे आप इसका, बेटा पैसा तो हमने देना ही देना है इस खर्चे का। बेटा इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बकाया है, अभी पेमेंट करनी बाकी है बेटा, पेमेंट करनी बाकी है। प्रीपेड में बेटा आप एडवांस पेमेंट किया करते थे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता था। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है बेटा, आप पहले बेनिफिट उठा रहे हो और बाद में पेमेंट कर रहे हो। बेटा ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बेटा हिंदी में बोलूं तो बकाया है, अभी पे करना बाकी है। लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जो मैं एम्प्लॉय वाला एग्जांपल दे रहा था। बेटा आज एक एम्प्लॉय काम पर आता है, मान लो आज 1 अप्रैल है, मैंने एम्प्लॉय को बोला पूरे महीने काम कर ले, बता कितनी सैलरी लेगा। उसने कहा जी 10,000 रुपये महीना लूंगा। मैंने कहा ठीक है, जब तू पूरे महीने काम कर लेगा तो 30 अप्रैल को मुझसे 10,000 रुपये ले जाइयो। बेटा इस एम्प्लॉय को क्या कर रहा हूं मैं, पूरा बेनिफिट ले रहा हूं, इस एम्प्लॉय से मैं पूरा बेनिफिट ले रहा हूं। 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो चलते 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 बेटा 30 अप्रैल आ गई। क्या मैंने बेटा पूरे महीने से एम्प्लॉय का बेनिफिट लिया? लिया जी। क्या मैं इसको पे करने वाला हूं? बेटा पे तो करने वाला हूं, लेकिन पूरा महीना बेनिफिट लेने के बाद मैं 30th अप्रैल को इसको पे करने वाला हूं, यानी कि बेटा मेरा एक्सपेंस 30th अप्रैल को होगा, पहले मैं बेनिफिट उठा रहा हूं। बेटा ये 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये जो खर्चा रहा मेरा, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि मैं बेनिफिट लिए जा रहा हूं, मुझे उसको पे करना है, मैं करूंगा, अभी उसका पैसा बकाया चल रहा है मेरे ऊपर। बेटा ऐसे खर्चों को हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। मेरा ख्याल बेटा प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग भी टर्म आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, एक और टर्म पढ़ने की कोशिश करेंगे। लो बच्चों मैं रब करता हूं। लो बच्चों हम पढ़ेंगे बेटा अब 12th टर्म, जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसका नाम है डिस्काउंट। लो प्यारे बच्चों मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको डिस्काउंट क्या होती है। हिंदी में बोले तो बेटा छूट, हिंदी में बोलना चाहो तो बेटा आप बोल सकते हो छूट मिलना। बेटा लो डिस्काउंट समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लो कल वाला एग्जाम्पल देता हूं, आपका एक बिजनेस है बेटा, जहां पर आप फुटवियर बेचते हो, फुटवियर बेचते हो। बेटा आज कोई ग्राहक आया आपके पास, उसने पूछा कि मुझे 1 पेयर ऑफ शू लेने हैं, आप बता दो कीमत क्या है उसकी। आपने बोला आपको 1 पेयर ऑफ शू लेने हैं, उसकी कीमत है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये का है एक पेयर ऑफ शूज। उसने कहा ठीक है मुझे पसंद है मेरे को, लेकिन आप एक काम कर दो, मैं अगर इसके 100 पेयर आपसे ले लूं, अगर मैं इसी के 100 पेयर आपसे ले लूं, आप बताओ मुझे कितनी डिस्काउंट दोगे। मैंने कहा देखो वैसे तो पेयर 2500 का है, अगर आप एक पेयर लेते हो तो मैं 2500 रुपए का दूंगा, 2500 का दूंगा। लेकिन अगर आपने इकट्ठे मुझसे 100 पेयर लेने हैं तो मैं आपको 10% तक डिस्काउंट कर दूंगा, क्योंकि आप मुझसे बल्क क्वांटिटी खरीद रहे हो, आप मुझसे बल्क क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो बेटा बल्क क्वांटिटी खरीदने की वजह से मैं डिस्काउंट कर रहा हूं। बेटा मैंने 10% डिस्काउंट के लिए बोल दिया उसको। 100 पेयर ऑफ शूज वैसे तो बैठते हैं बेटा 2,50,000 के, ये बैठते तो हैं बेटा 2,50,000 के, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी खरीद रहे हो मैं 10% डिस्काउंट कर दूंगा। बेटा 2,50,000 का 10% डिस्काउंट कर दूंगा, मैं आपको 2,25,000 रुपए के बेच दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों जो भी डिस्काउंट आप बल्क क्वांटिटी की वजह से करते हो,
जो भी डिस्काउंट आप बल्क क्वांटिटी की वजह से करते हो, ऐसी डिस्काउंट को बेटा हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जो भी डिस्काउंट बेटा हम बल्क क्वांटिटी की वजह से करते हैं, ऐसी डिस्काउंट को हमेशा ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। दूसरी याद रखने वाली बात यह है बेटा, ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं बताता हूं क्यों रिकॉर्ड नहीं होती। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चे कह रहे हैं बताओ क्यों रिकॉर्ड नहीं होती। बेटा देखो, जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा ना और मैं आज के दिन की सेल लिखूंगा, मैं कभी ऐसे नहीं दिखाता कि आज के दिन की सेल 2.5 लाख माइनस 10% और ये 2,25,000। नहीं बेटा, मैं सीधा लिखता हूं बुक्स में, सेल्स मैंने जो आज करी वो 2,25,000 करी। जब मैंने यही लिखा सीधा कि मैंने कितनी सेल करी, तो क्या ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड हुई? नहीं बेटा। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी खरीदने की वजह से हम देते हैं या बल्क क्वांटिटी खरीदने की वजह से हमारे बिजनेस को मिलती है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती बेटा। अगर ये गुड्स हमने खरीदे होते एज अ बिजनेस, तो बेटा सीधा लिख देता परचेजेस 2,25,000, यानी कि पर पेयर ऑफ शूज बेटा मुझे कितने का पड़ गया? 2,250। 100 पेयर ऑफ शूज आए ना इस अमाउंट में, तो बेटा मुझे कितने का पड़ गया पर पेयर ऑफ शूज? 2,250। और क्योंकि अगर मैंने बेची है तो मैं सीधा रिकॉर्ड करूंगा सेल्स 2,25,000। दैट मींस बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं बात समझ में आ गई। बेटा एक और डिस्काउंट होती है नोन एज कैश डिस्काउंट। एक और डिस्काउंट होती है बेटा नोन एज कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होती है? लो मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल देते हैं और इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। बाबू कल मैंने एक बात बोली थी बेटा, एक टर्म बोली थी मैंने, डेटर्स। बेटा डेटर्स क्या होते हैं? हर वो कस्टमर जिनको आप उधार पर गुड्स बेचते हो बेटा, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। बाबू मान लो आपने अपने एक कस्टमर मिस्टर एम को उधार पर गुड्स बेचा था। ठीक है जी, बेचा था। बाबू गुड्स की कीमत थी 1,00,000 रुपए। आपने 1,00,000 रुपए का गुड्स मिस्टर एम को उधार पर बेचा था। बाबू मिस्टर एम ने कहा था मैं पेमेंट करूंगा आफ्टर 4 मंथ। पेमेंट आफ्टर 4 मंथ। पेमेंट आफ्टर 4 मंथ। बाबू आज 1 महीना बीता है, अभी भी मिस्टर एम ने पेमेंट देनी है 3 महीने के बाद, और आपको बेटा पेमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। आपको बेटा पैसों की जरूरत है। आप क्या चाह रहे हो बेटा? आप आज डेटर के पास चले गए, मिस्टर एम के पास चले गए और आपने उसको अर्ली पेमेंट के लिए पुश करना शुरू कर दिया। आपने मिस्टर एम को कहा देख मैंने भाई तेरे से लेने तो हैं 1,00,000 रुपए, और मैंने तेरे से अभी 3 महीने के बाद 1,00,000 रुपए लेने हैं। मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, अगर तू मुझे आज पेमेंट कर दे तो मैं तुझे 5% डिस्काउंट दे दूंगा। बाबू मैं उसको अर्ली पेमेंट के लिए पुश कर रहा हूं, मैं उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए पुश करने लगा हूं बेटा। मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहता हूं। बाबू मैंने उसे पुश करना शुरू कर दिया कि तूने पेमेंट तो 3 महीने बाद 1,00,000 देनी है, अगर तू आज के आज पेमेंट कर दे तो मैं 5% तक कैश डिस्काउंट काट दूंगा। बेटा मिस्टर एम ने क्या करा, फटाफट से पैसे निकाले और बेटा आपको दे दिए। 5% डिस्काउंट मिली उसको बेटा, कैश डिस्काउंट मिली है। बाबू 1,00,000 का 5% 5,000, तो बेटा मिस्टर एम को कितनी पेमेंट करनी है आज आपको? सिर्फ 95,000। क्या उसको 5,000 रुपए का बेनिफिट मिल गया? मिल गया। बेटा ये जो डिस्काउंट आपने अलाउ करी बेटा, इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए बेटा, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, इसके लिए आपने बेटा जो डेटर को पुश किया और जो डिस्काउंट ऑफर करी, ऐसी डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोला जाता है। बेटा ये कैश डिस्काउंट आपको भी मिल सकती है। मान लो बेटा आपका कोई क्रेडिटर था, आपका कोई सप्लायर था जिससे आप उधार पर गुड्स खरीद कर आए थे। अगर वो कह दे आपको कि आज पेमेंट कर दो और कैश डिस्काउंट अवेल कर दो, तो बेटा आपको मिल भी सकती है ये कैश डिस्काउंट, और आप बेटा अलाउड भी कर सकते हो। बाबू मेरे एग्जांपल में यहां पर आपने कैश डिस्काउंट अलाउड की है।
तो बेटा हमने जब 12th टर्म पढ़ी डिस्काउंट, तो यहां पर हमें पता लगा कि डिस्काउंट दो तरीके की होती हैं। एक डिस्काउंट बेटा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी डिस्काउंट बेटा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है बेटा, जो बल्क क्वांटिटी खरीदने या बेचने की वजह से या तो रिसीव होती है या आप अलाउड करते हो बेटा, ऐसी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होती है। मेरे एग्जांपल में ये डिस्काउंट भी मैंने अलाउड की थी। मेरे एग्जांपल में बेटा मैंने सेल की थी, तो मैंने ये डिस्काउंट अलाउ करी लोगों को। मैंने ये भी बात बोली कि बेटा ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, आप डायरेक्टली अपनी सेल दिखाओगे 2,25,000। लेकिन बेटा कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा ये हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होती है, हमेशा रिकॉर्ड होती है और हमेशा ही रिकॉर्ड होती आएगी। बेटा डेटर से लेने तो 1 लाख थे, लेकिन डिस्काउंट आपने दे दी और आपको मिले कितने बेटा 95,000। कायदे से बेटा आपने ये भी एक एक्सपेंस कर दिया, 5,000 रुपए नुकसान खा लिया बेटा आपने। लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ये बता देता हूं कि रिकॉर्ड करता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैसे रिकॉर्ड करता हूं ये धीरे धीरे सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये 12th टर्म भी हमने क्लियर कर ली। अब मैं एक लास्ट टर्म आज के लिए बताने जा रहा हूं जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। लो मेरे प्यारे बच्चों, आप पोस्ट करके इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमने दो तरीके की कल एसेट्स पढ़ी थी। एक बात पढ़ी थी हमने नॉन करंट एसेट्स की और करंट एसेट्स की। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है बेटा? कायदे से एसेट्स तीन तरीके की ही होती हैं बेटा, तीन तरीके की ही होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। बेटा इसके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इसको प्यार से कई लोग बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। प्यार से बेटा इसको लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। बेटा अब आप सोच रहे होगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने टर्म पढ़ी, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म पढ़ी, ये बीच की कौन सी टर्म है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे, स्लो पेस पे चलेंगे, इसको क्लियर करके जाना है आज हमने। लो समझने की कोशिश करो बेटा, मैं कुछ बात लिखता हूं। दीज आर नीदर टेंजिबल nor intangible assets. These are losses. These are losses which are not written off yet. Which are not written off yet. मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बात को समझाऊंगा जरूर, लेकिन एक एग्जाम्पल से, बहुत आराम से समझना मेरे प्यारे बच्चों। बेटा मान लो मैंने अपनी कोचिंग का ऐड कर दिया और एक फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिया नुमेस कैंप भारत माता चौक पर। मान लो बेटा मैंने फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिया, ठीक है जी, फ्लेक्स बोर्ड लगवा दिया बेटा मैंने, और मान लो इसका खर्चा आया 30,000 रुपए। मैंने लोहे का फ्लेक्स बोर्ड बनवाया ताकि ये बिल्कुल भी खराब ना हो, और बेटा मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर दिया बेटा, 30,000 रुपए खर्चा कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों पहले मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा खर्चा है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई एसेट्स बनती है। क्या ये कोई मेरी एसेट बना पाया? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा जो एसेट्स बनाते हैं, जो ह्यूज इन अमाउंट होते हैं बेटा, और जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। बेटा नहीं,
क्योंकि ये मेरी कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा, ये कोई बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है जी, तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो हुआ ये तो मेरा रेवेन्यू खर्चा हुआ बेटा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से यहां पर एक बात को समझने की कोशिश करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं बेटा जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं बेटा। इनसे कोई एसेट नहीं बनती, ये रूटीन नेचर के खर्चे होते हैं बेटा। बाबू कायदे से अगर सोचा जाए तो एडवर्टाइजमेंट बेटा एक रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन मैं अगर आपको यह कह दूं कि ये बेटा फ्लेक्स बोर्ड 3 इयर्स तक लगा रहेगा, मैं अगर आपको यह कह दूं ये फ्लेक्स बोर्ड भारत माता चौक पर 3 साल तक लगा रहेगा, 3 साल तक स्टूडेंट इसको देखते रहेंगे और बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते रहेंगे और मुझे पे करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों बात को समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये तब भी नहीं बनेगा बेटा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारी कोई एसेट नहीं बना रहा, ठीक है ना। एड से मेरी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही बेटा। बाबू अगर कोई एसेट क्रिएट होती और उसका बेनिफिट अगर मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा होता तो मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता। क्या मैं इस टाइम एडवर्टाइजमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको इस केस में रेवेन्यू भी नहीं बोल सकते क्योंकि बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं बेटा, वो खर्चे जो आपको 1 साल में बेनिफिट दे देते हैं। क्योंकि यहां पर एडवर्टाइजमेंट मुझे 3 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है, मैं ऐसे खर्चों को बोलता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बेटा थे तो रेवेन्यू खर्चे, थे तो नॉर्मल केस में रेवेन्यू खर्चे, लेकिन मैंने इनकी डेफरमेंट कर रखी है। मतलब समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक बात बोलता हूं, लो सुनना। मान लो बेटा ये मैंने ऐड 1 अप्रैल 2021 में किया। बाबू नया सेशन स्टार्ट होना था, मैंने क्या करा 1 अप्रैल को फ्लैक्स बोर्ड लगा दिया 2021 को। बाबू ये 3 साल तक लगा रहेगा, यानी कि 31 मार्च 22 को फर्स्ट ईयर खत्म होगा, 31 मार्च 23 में सेकेंड ईयर खत्म होगा और 31 मार्च 24 में बेटा थर्ड ईयर खत्म होगा। क्योंकि ये फ्लैक्स बोर्ड बेटा 3 साल तक लगा रहेगा, मुझे 3 साल तक बेनिफिट देता रहेगा, मैंने इस खर्चे को बेटा 3 साल में डिवाइड कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों पहले साल मैंने दिखाया जी 10,000 रुपए खर्चा किया, दूसरे साल भी 10,000 खर्चा किया और तीसरे साल भी 10,000 रुपए खर्चा किया। बेटा मैं अभी फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर में बुक्स में सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक ही साल के अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं एक ही साल का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। जो खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है मैं इसको बोलता हूं रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, बेटा आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। और जो खर्चा बेटा बुक्स में अभी तक दिखाया नहीं गया इसे बोलते हैं नॉट येट रिटर्न ऑफ, इसको बोलते हैं बच्चों नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये बेटा अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया। अगले साल क्या होगा बेटा? अगले साल आप ये नए 10,000 रुपए दिखा दोगे तो अगले साल आप बोलोगे बेटा 10,000 रुपए को राइट ऑफ कर लिया, तो बेटा अगले साल कितना अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ होगा? बेटा 10,000 रुपए नॉट येट रिटर्न ऑफ होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने फ्लैक्स बोर्ड 1 अप्रैल 21 को लगवाया, बेटा ये बेनिफिट मुझे 3 साल के लिए देने वाला है, तो मैंने बेटा क्या करा 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल रिकॉग्नाइज करा पहले तो। उसके बाद बेटा मैंने देखा ये 30,000 रुपए मुझे 3 साल तक बेनिफिट देंगे, मैंने इसको इक्वली बांट दिया बेटा इन द डिफरेंट ईयर, मैंने तीनों सालों में बेटा बराबर बांट लिया। मेरे प्यारे बच्चों मेरे एंगल से सोचो, जब मैं फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं बेटा खर्चा दिखाऊंगा 10,000, जिस खर्चे को आप बेटा रिकॉग्नाइज कर रहे हो बुक्स में उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना, और जो खर्चा अभी तक बुक्स में नहीं दिखाया गया बेटा इसको हम बोलते हैं नॉट येट रिटर्न ऑफ। यानी कि फर्स्ट ईयर में बेटा कितना अमाउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ होगा? बेटा 20,000। क्या ये 20,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हाँ बाबू। क्या ये 20,000 फिक्टिशियस एसेट्स है? हाँ बाबू। मैंने क्या बोला?
फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं बेटा? जो ना तो टेंजिबल हैं ना ही इनटेंजिबल हैं। ये वो खर्चे हैं बेटा, ये वो आपके लॉसेस हैं बेटा जो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ नहीं हुए। क्या ये 20,000 अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए? फर्स्ट ईयर के एंगल से सोचोगे तो बेटा 20,000 राइट ऑफ नहीं हुए। ये खर्चा तो कर दिया बेटा, लेकिन अभी तक बुक्स में आप दिखा नहीं पा रहे हो बेटा। ऐसे खर्चों को आप बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो। अच्छा, तो बेटा जब आप दूसरे साल के अकाउंट्स बनाओगे तो क्या होगा? तो ये तो जा चुका बेटा, आपने दूसरे साल में दिखाया 10,000 रुपए खर्चा और कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपने दूसरे साल में 10,000 और राइट ऑफ कर दिए बेटा। ये बचे हुए 10,000 ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक नहीं दिखाए गए। इसे आप क्या बोलोगे? नॉट येट रिटर्न ऑफ। तो बेटा सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट क्या हो जाएगी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो थर्ड ईयर क्या होगा बेटा? थर्ड ईयर आप ये खर्चा दिखा दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि राइट ऑफ कर दोगे। तो क्या बेटा थर्ड ईयर के लिए कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं बाबू, थर्ड ईयर के लिए कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा। ये टर्म भी हमने क्लियर करने की कोशिश की, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हमने काफी टर्म पढ़ ली बेटा, 7 न्यू टर्म और सीख कर जा रहे हैं आज बेटा। हमने बहुत अच्छा बेस बना लिया अपना प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए। आने वाले 1 से 2 लेक्चर में बेटा हम प्रैक्टिकल चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।